Go on, sir. Hello everyone, welcome to Viram Dialogue episode 5. Today's discussion centered around a critical topic, breaking barriers, addressing domestic violence in India, legal, social and psychological perspective. Domestic violence affects individuals across all gender and background. In this episode, we'll explore its legal framework, societal perception and psychological impact, aiming to foster awareness and drive meaningful change. For this important conversation, we are joined by Deepmala Srivastava ma'am, a practicing lawyer with over 10 years of experience, specializing in matrimonial issue and criminal law. She is the founder of SCS Partners, a corporate law firm supported by a team of professionals from diverse corporate backgrounds. Additionally, she has created Wasiyatnama, an online platform for succession planning with the goal of reducing litigation and promoting harmony among families. So, without further ado, let's start the session and gain valuable insight from Deepmala ma'am. Welcome to Viram ma'am. Thank you so much, Arju. It's my pleasure to giving us this type of opportunity. Hi Thank you. everyone. I'm Uh, yes, ma'am. let I'm start. Hi Yes. everyone. I'm Advocate Deepmala Srivastava. I'm a practicing lawyer. I am into litigation management services, consumer law, family law, and corporate law. Okay. I had started my firm SCS Partner last 10 year back, but I have also recently taken about upcoming startup called Wasiyatnama. SCS Partner Wasiyatnama has a team of skilled professionals with experience in will drafting, all type of legal services. Understand? Actually, our main motive is to spread awareness. वसीयतनामा मैं अपना वसीयतनामा के बारे में बताती हूँ कि एक्चुअली हमारा मेन मोटिव जो है वो अवेयरनेस फैलाना है लोगों के बीच में कि हम करते क्या वसीयतनामा में। हमारा मेन काम हम विल ड्राफ्ट वसीयतनामा में हम विल ड्राफ्ट करते हैं। व्हाट इज विल? एनीवन नोज विल? सब लोग विल के बारे में सब लोग जानते हैं। तो विल क्या है? विल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट एक्सप्रेस अ पर्सन विशेस एज टू हाउ देयर प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर देयर डेथ। मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे मदर फादर या एनी पर्सन कोई भी जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उनके जाने के बाद उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी उनके लीगल हेयर्स उनके बच्चों में कैसे डिवाइड हो। आजकल प्रॉब्लम क्या है? बिल बनाते नहीं है लोग, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग वसीयतनामा जिसमें हम विल और भी एनी टाइप्स ऑफ लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। I think मैम दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू, क्योंकि ये वसीयतनामा इतना क्रूशियल और इतना मतलब ऐसा है कि आप इसमें इट्स अ वेब कि आप कब फंस रहे हो उसको सोल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रू ट्रू। तो दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग। आजकल ये बहुत जरूरी है आज के समय में। हमने बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे वो रेमंड्स ओनर या और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, अब लोगों को अवेयर कराना है। आवर मेन यस मोटिव हमारा यस। मेन मोटिव ही है कि लोगों को जागरूक करना है कि लोग चाहे वो ओल्ड हो यंग हो एनी एजेस कि वो अपने प्रॉपर्टी जो भी उनके पास है उसका वो विल बनाए अपने में लीगल हेयर्स जितने हैं सबको इंक्लूड करे तो लोगों के मैम बीच ये। how that Wasiyatnama is working on online platform. वी आर वर्किंग ऑन ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। Okay. तो So how if somebody wants to file the Wasiyatnama on online, so हम्म, how your work will help them? Like तो वो they, you will provide a form or anything?
वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प। हम उसमें फॉर्म भी डालेंगे, उसमें फॉर्म तो हमारे साइट पे जब आएंगे ना, तो उनको सारी हम्म। चीजें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। वो हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमारा वहाँ पे नंबर दे रखा है, कांटेक्ट करेंगे और हमारे साइट पे आएंगे तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे स्टाफ है, हमारे जो भी बच्चे हैं ऑफिस में, वो सारे उनसे कांटेक्ट करके सारी चीजें उनको ब्रीफ करेंगे और उसको हम रजिस्टर कराना, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो जो प्रोसेसेस होते हैं ना, सारी चीजों से हम्म। अवेयर उनको कराते हैं। Okay, ma'am, that's an amazing initiative by you, ma'am. थैंक Okay, यू। so coming back to the topic of domestic violence. So in India, we have domestic violence protection from domestic violence for women in 2005. So what your point of view on this कि ये कितना effective है, मतलब अभी safeguarding for women in that domestic space, क्या ये इफेक्टिव है, क्या इसमें कुछ लूपहोल्स अभी भी है, गैप्स हैं अभी, और इट इज अ कंप्लीट लॉ व्हिच प्रोवाइडिंग द बेस्ट सेफगार्ड टू द वुमेन? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस, क्या है? पहले तो लोगों को ये चीज क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज डोमेस्टिक। यस डोमेस्टिक यस यस। हाउस होल्ड, घर से रिलेटेड। अब जैसे हम मॉल में घूमने जा रहे हैं, कोई हमें गाली दे दिया तो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बोलेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस व्हाट इज? तो डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, हम इंडिया की बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस like bad behavior, cruelty, threatening, violent behavior. So many types of violences are domestic violence. कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मीन्स इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे घर की बात कर रहे हैं, अब हस्बैंड वाइफ है और मेन इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एज वो है, ये मेन और वीमेन दोनों के लिए है। तो कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग लाइक कि जैसे हस्बैंड है अपनी वाइफ पे कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, यू डोंट गो एनीवेयर, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, दैट्स कंट्रोलिंग, कि उसको कंट्रोल करके रखा है। थ्रेटनिंग, धमकी देना, सो मेनी टाइप्स ऑफ वायलेंसेस। तो डोमेस्टिक वायलेंस आज के टाइम में तो ये बहुत ही ज्यादा, और अभी रिसेंटली कल की भी बात है, फिर वो अतुल सुभाष वर्सेस निकिता सिंघानिया, अभी सबने देखा सुना, अभी अतुल सुभाष लास्ट मंथ से चल रहा था और अभी रिसेंटली कल की बात है, ये एक नया पुनीत खुराना, पुनीत पुनीत खुराना, खुराना यस वर्सेस मोहिता पाहवा। पुनीत खुराना यस इज अ बेकरी ओनर, यस। इनकी भी चीजें आई, तो ये ऑल आर इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। तो इन दोनों केसेस में ये अतुल सुभाष वर्सेस निकिता और पुनीत खुराना वाले में यही है कि इसमें मेन हर्ट हो गए, और बट मोस्टली केसेस में ये लेडीज आती हैं। Yes, ma'am. So तो what's the gap in the law, whether it's providing the effective remedies or the protection to the women? Because this is a law for only for women. So we can talk only about the women right now. Because I don't think we have a men's right or safeguard rights for बिल्कुल men. बिल्कुल। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, PWDVA, इसे हम शॉर्ट में PWDVA बोलते हैं। PWDVA ऑफ 2005, बेसिकली ये 2005 में इज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन एंड एम्स टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। इसमें क्या होता है, घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य क्या है? जैसे पत्नी या जो भी लेडीज हो गई, वाइफ हो गई, पिता हो गई, जो भी, और उसके हस्बैंड या लिव इन में जिसके साथ रह रहे हैं, लाइक जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, और जो लिव इन में रह रहे हैं, जो भी लेडीज या जेंट्स रह रहे हैं, तो उनके हाथों घरेलू हिंसा या सुरक्षा प्रदान करना। तो हमने ये प्रोटेक्शन 2005 में इसीलिए ये पास हुआ था, PWDVA, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, कि जो भी वाइफ हो गई या जो लिव इन में लेडीज रह रही हैं, उनके लिए हमें सुरक्षा पास करे। द लॉ प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क टू इंश्योर वुमेन राइट एंड जेंडर एंड ऑफर ए रेंज ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एनी सपोर्ट सर्विसेज। मतलब इसमें हमारा यही है कि कुछ भी हो, हम लीगल सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोटेक्शन एक्ट में 2005 में जो प्रोटेक्शन एक्ट आया, में हम जैसे वाइफ हो गई या
लाइक लिव इन में जो भी लेडीज रह रही हैं, उनके हाथों कुछ भी अगर घरेलू हिंसा हो, तो जो भी जेंट्स उनके साथ कुछ भी करते हैं इंसिडेंट, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। तो सो मेनी टाइप्स ऑफ, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। द लॉ कुड बी मोर इफेक्टिव इन एड्रेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। तो जो हमारा लीगल लॉ है, जो लॉ है ना, ये बहुत इफेक्टिव है डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट करने में भी और उसके प्रोटेक्शन में भी। तो और ओके। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक what are the I'm talking about what are the Benefits of. benefits of domestic violence awareness. So it provides an opportunity to educate the people, Yes. people about the prevalence and impact of domestic violence. तो इसमें हम क्या करते हैं ना, जैसे लोगों को एजुकेट भी करते हैं। लाइक जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप गांव साइड में, गांव एरिया में चले जाओ, जहाँ पे जनरली कम एजुकेटेड लोग होते हैं, तो उनको भी एजुकेट करना। अब वो क्या होता है, वो टॉर्चर झेल रहे हैं, टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई स्टेप नहीं आगे लेते हैं, कोई स्टेप नहीं उठाते हैं, अंडरस्टैंड ना। तो उनके लिए भी एक तरह से ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि उनको भी बताना, जागरूक कराना, जो लेडीज हाउस होल्ड हाउस वर्क कर रही हैं, उनको पता नहीं है वो पर डे वो लाइक हस्बैंड उसका टॉर्चर कर रहा है, उसको थ्रेट कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो आवर इस मतलब इसमें हमें प्रोवाइड कराना है, उनको एजुकेट कराना है अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। और सो मेनी फैक्ट्स शुड नो, लाइक डोमेस्टिक एब्यूज इज मोर देन जस्ट फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस। इसमें क्या होता है ना, फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल और इमोशनल, सो मेनी टाइप्स ऑफ। ऐसा नहीं फिजिकल में, फिजिकल लाइक थ्रेटनिंग, उसको मारना, धक्का दे दिए, या जैसे केसेस चल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, मार पिटाई की बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस पता है, सब लोग जानते ही हैं कि क्या होता है इसमें। और बोथ वुमेन एंड मैन कैन बी विक्टिम्स। ऐसा नहीं होता कि इसमें बस जैसे पहले बताया ना कि अभी अतुल सुभाष और वो पुनीत वाले में, तो कोई भी विक्टिम हो सकता है, मेन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकता है। तो वो बोथ वीमेन एंड मेन कैन बी विक्टिम्स। और देयर आर मेनी वार्मिंग साइन ऑफ एब्यूज। एब्यूज भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो थ्रेटनिंग भी उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसको डिस्क्राइब किया जाए, करने जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर क्या है, हेल्प इज अवेलेबल। इसमें हेल्प तो हमारा लीगल हेल्प तो बहुत इसमें सपोर्ट करता है। और कैसे इसको मैं बताऊं, PWD है। मैम, जैसे बेसिकली अभी आपने एक पॉइंट रखा था बेनिफिट ऑफ अवेयरनेस की, लोगों में बहुत डर है कि वो बाहर नहीं आते। तो एक्चुअली व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन माय कॉलेज डेज, तो हमें एनजीओ में हमने करा था, तो वी हैव टू गो टू द ईच ऑफ द एवरी प्लेस इन रूरल एरिया। तो वी हैव कनेक्टेड, हमने वहाँ पे लेडीज और इनसे बात करी कि अगर आपके साथ शोषण होता है या फिर कुछ भी मारपीट होती है, तो आप हमें बताओ, हम उसके लिए बात करेंगे, आगे पॉइंट रखेंगे। तो बोले उन्होंने स्पेसिफिकली दे हैव पॉइंटेड आउट कि भाई हमारे घर में होता है, अगर हमारा पति हमें मारता है, आपको क्यों पता है, आप क्या कर एग्जैक्टली, लोगे? दे एग्जैक्टली आर ये। रेडी टू गेट स्लैप फ्रॉम देयर हस्बैंड रेदर देन कंप्लेनिंग अगेंस्ट इट। ट्रू ट्रू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, सबसे पहला लाइन कि लोगों को एजुकेट कराना। इट्स प्रोवाइड यस। एन अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट द पीपल। वो पीपल मैन वीमेन एवरी पर्सन हो सकते हैं। और PWDVA का प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट सर्विसेज। ये जो यस। एक्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, तो इसमें हम एजुकेट तो करते ही हैं, एजुकेशन के साथ साथ सपोर्ट सर्विसेज भी। द राइट टू इमरजेंसी रिलीफ फ्रॉम द हस्बैंड। जैसे कोई भी इंसिडेंट हो गया, कुछ भी काम, किसी के घर की एग्जांपल ही ले ले, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई किसी भी लेडीज का, तो सबसे पहले ये एक्ट जो है ये क्या करता है, रिलीफ दिलाता है हस्बैंड से। अब
अब जैसे आपने बताई कि बहुत सारी लेडीज होती हैं जो माना जाए तो 100 में से दो दो तो नहीं, 10 लेडीज ही खुल के बाहर आ पाती हैं, और यस। है ना, नहीं तो 80%, मोस्टली 80% आवाज नहीं उठाती हैं। तो ये हम जो एक्ट है, हमारा एक्ट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को, जैसे जो भी लेडीज हो गई, लेडीज को उसके हस्बैंड से सपोर्ट, रिलीफ दिलाते हैं। पहले तो उनको एजुकेट करना, फर्स्ट आवर मोटिवेट एजुकेट करना, उसके बाद कि वो क्या टॉर्चर झेल रही है, अगर वो मार कर रहा है, उसके साथ जो भी कर रहा है, तो उससे उसको रिलीफ दिलाते हैं। फिर द राइट टू फाइल ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498, 498 के अंदर ऑफ द इंडियन पैनल कोड, तो उसके अंदर उसकी कंप्लेंट फाइल करवाते हैं। अब जो लेडीज पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, वो तो ऑलरेडी हाँ अवेयर है इन सब चीजों से, तो वो आएंगी केस फाइल करेंगे, बट जो नहीं है, नहीं। हम हाँ, तो हमारा मकसद है कि चलो उनको अवेयर कराना। मैंने पहले भी एक दो वर्कशॉप जा जाके, जो वो चौल वगैरह होते हैं ना, वहाँ हम्म। जाके मेन यही डीवी से रिगार्डिंग सारा कुछ लोगों को अवेयर कराना, मैं और मेरी टीम हमने किया हुआ है, वहाँ जाकर बताया लोगों को। तो लोगों को फिर वही एजुकेट किया, फिर उनको समझाया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर वो सेक्शन 498 के अंदर आप केस फाइल करो, ये चीज। फिर राइट टू एक्सेस द पुलिस पुलिस शेल्टर और होम्स। अब घर में तो उनको प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा है, घर में तो उनके साथ क्रुएल्टी हो रही है, उनकी उनकी उनको पिटाई लग रही है, उनकी जो भी हो रही है उनके साथ। तो उनको सबसे पहले हम क्या कराते हैं, उनको शेल्टर, होम, उनको पहले घर प्रोवाइड करवाना, उसके बाद से उनको एजुकेट किया, होम प्रोवाइड किया, फिर उनको फोर्स किया, सिखाया, समझाया कि आप केस फाइल करो, आप लड़ो। तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस से मतलब इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर जैसे पीडब्ल्यूडीबी एक्ट है, इसके अंदर हम ये सारी चीजें आती हैं। फिर क्या है, दी राइट टू मेक अ कंप्लेंट एंड एक्सेस द सर्विसेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो जो जो ऑफिसर होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी इसमें होते हैं। अभी हम्म। आगे फिर मैं और डिस्क्राइब करूंगी अच्छे से कि इसमें मतलब क्या होता है, लीगल एड के अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड हम्म। की जाती है। तो इसमें कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो डीवी एक्ट के अंदर और पीडब्ल्यूडीबीए के अंदर आती हैं। मैम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लीगल एड सर्विसेज, तो क्या ये मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सप्लेन कि लीगल एड के अंदर क्या क्या सर्विसेज आती है। सेकंड, क्या ये लीगल एड सर्विसेज क्या मेन भी ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हमें लीगल एड सर्विस एक एडवोकेट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इफ द हस्बैंड इज नॉट एबल टू एक्वायर और टू हैव एन एडवोकेट, तो क्या उनको भी ये सर्विसेज मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। जो ये कानूनी सहायता होती है ना, कानूनी लीगल एड सर्विसेज, ये क्या होती है? लीगल एड सर्विसेज इज द प्रोविजन, एक सेकेंड वेट, एक, sorry. Legal aid service, legal aid is the provision assistance to people who are unable to afford legal representation. तो लीगल, व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेशन? जैसे कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, कोर्ट हम्म। में गए हैं जज के सामने, हम हाउ टू रिप्रेजेंट, तो लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सेस टू द कोर्ट, कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट करना। अब जैसे एग्जांपल हम ले रहे थे, जो एजुकेटेड नहीं है लेडीज, अब वो डायरेक्ट जाके कोर्ट में तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगी, नहीं। तो उनको एक सर्विस तो चाहिए, तो वो लीगल एड के थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और लीगल एड इज रिगार्ड्स एज सेंट्रल इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस बाय इंश्योरिंग दैट बिफोर द लॉ। जैसे ये कोई भी केस हो गया, चाहे वो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड जो भी हो, तो अब डायरेक्ट तो वो जाके बिना केस फाइल किए, बिना कुछ किए तो कोर्ट में जाके कुछ भी, ऐसा नहीं है कि गए और कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं होता। तो हम लीगल एड के थ्रू उनको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनको कानूनी सहायता, कानूनी हेल्प दी जाती है, जिसमें वो कोर्ट में जो भी सुनवाई, जो भी उनकी होती है, कार्यवाही होती है, उसमें उनको हम एज अ लॉयर, एज अ लीगल एडवाइजर उनकी हेल्प करते हैं। So if the man can also get legal aid तो ये services. कानूनी सहायता प्रावधान करने का मतलब प्रावधान है, जिसमें लोगों को
कानूनी सहायता दी जाती है, लीगल एड सर्विसेज। तो सो मेनी टाइप्स ऑफ लीगल एड सर्विसेज, जैसे कि लीगल एड क्लिनिक भी होती है। लाइक मैं कहाँ पे बताऊं, जैसे दिस क्लिनिक आर लोकेटेड इन लॉ स्कूल, मतलब कहीं भी जो लॉ स्कूल होते हैं ना, एंड प्रोवाइडेड फ्री लीगल असिस्टेंस इन टू दोज हु नीड। तो जहाँ पे भी लॉ कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे ये लीगल एड स्कूल, लीगल एड क्लिनिक होती हैं। तो जहाँ पे लोगों को, जिनको ये हेल्प चाहिए, ये सर्विस चाहिए, उनको हम वहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ से वो उनको लीगल एड सर्विस की सुविधा दी जाती है। फिर जैसे कि और भी चीज़ें होती हैं, लोक अदालत लगते हैं। फिर होता है लीगल एड एडवोकेट्स, मतलब जो वही जो एडवोकेट्स उनको, उनकी हेल्प करेंगे आगे, जो इनको एडवोकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसमें भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट टू टाइप्स ऑफ होते हैं। हाँ, अब जैसे जो पे नहीं कर सकते, लो लेवल पे होते हैं, तो उनको फिर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो गवर्नमेंट लॉयर उनको उनके लिए हायर होते हैं। तो उनका वो फिर लो वर्क में, कम पैसों में वो उनका काम करते हैं। बट जो पैसे वाले हैं तो वो फिर प्राइवेट लॉयर हायर करते हैं, तो फिर उनका हो जाता है। फिर लोक अदालत, तो दीज ए स्पेशल कोर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट क्विकली। जो लोक अदालत लगते हैं ना, पर डे लोक अदालत नहीं होती। लोक अदालत साल में 4 बार 5 बार, डिपेंड्स ऑन जितनी बार आती हैं। तो उसमें जैसे वो चालान से रिलेटेड होते हैं, जिनकी गाड़ियों की चालान हो गई, वो इसमें रिजॉल्व किए जाते हैं। फिर इस टाइप के जो केसेस होते हैं तो वो इसमें क्विकली सॉल्व होते हैं। और लीगल एडवोकेट्स, जैसे कि दीज एडवोकेट्स एज काउंसलर और स्पीक होल्डर, जैसे कि हम, मुझे हायर किया गया इनके केस में, तो मैं उनकी काउंसलर हूँ, मैं उनकी स्पीक होल्डर हूँ। तो उनके बिहाफ पे मैं जाके कोर्ट में केस को डिसॉल्व करूंगी। तो ये लीगल एड सर्विसेज के अंदर आते हैं कि लीगल एड सर्विसेज मतलब इसमें ये सारी चीजें, ये सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती है। और आपने आई थिंक, मुझे लगा पहले पूछा था, मेन मेन को भी क्या सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती है ना? क्या था क्वेश्चन? हाँ, कैन यू कि रिपीट? अगर लीगल एड सर्विसेज है और मैन रिक्वायर्ड कि मैन को भी एक एडवोकेट रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो भी लीगल एड सर्विसेज कहीं ना कहीं अवेल कर सकता है, या वही प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सिर्फ वुमेन को ही लीगल एड सर्विसेज मिलती है? मोस्टली देखो, मोस्टली जगह तो यही होता है, वुमेन को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। और इसमें भी यही है कि डीवी एक्ट के अंदर में ना, विमेन विमेन राइट ही स्पेशली ज़्यादा इसमें होता है। बट मेन अभी का भी आता है। तो डीवी इज क्या है, सीरियस इशू डेट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे पीपल इफेक्ट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड के अंदर में। और इसमें जैसे मैं एक मैं आपको रिसर्च क्या करूँगी, सेफ स्पेस एंड बिल्ड ऑन द, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे मेन अभी जो अतुल सुभाष या पुनीत वाले केस में जैसे हम बात करें, अभी हमारे सामने सबसे एग्जाम्पल यही है। तो इसमें मेन की भी जो लॉ है ना, इसमें थोड़ा कम सपोर्ट है इनका, बट है, इनको भी प्रोवाइड की जाती है। तो हाउ टू क्रिएट सेफ स्पेस फॉर शेयरिंग, मतलब हम इसमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं सेफ स्पेस। अब लाइक इन दोनों केस को डिस्कस करें, अतुल सुभाष और पुनीत वाले में, तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि आपस में, तो लिसन टू अदर्स, एक दूसरे को पहले सुने। अभी मैं आपस की पहले बता रही हूँ कि आपस में जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए या लिव इन रिलेशन में रहने वाले जो भी हैं, लीगल सर्विसेज में आती हैं मेन की, बट थोड़ी सी कम है पोजीशन। और बट आपस में पहले इसको कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना? तो लिसन टू अदर्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम साइड कन्वर्सेशन। पहले तो एक दूसरे को सुने, आपस में डिस्कस करें। फिर आस्क फॉर क्लियरिफिकेशन बिफोर शेयरिंग योर ओपिनियन। पहले क्लियरिफिकेशन करो, पहले क्लियर करो कि क्या है, अपना ओपिनियन पहले नहीं दे देना चाहिए। फिर स्पीक अप व्हेन समथिंग इज अनक्लियर और यू वुड लाइक मोर इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन। तो पहले आप अपना भी बताओ, आप दूसरे की सुन रहे हो,
हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे ब्लेम है, और आप चुपचाप सुन रहे होते हैं। कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि आपके ऊपर एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन, बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं, और फिर भी बहुत लोग कुछ नहीं बोलते, चुपचाप उसको सुनते रहते हैं। तो वो नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पॉइंट्स, अपनी बातों को भी आगे लाओ। अगर सामने वाला कुछ फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है तो आप भी अपनी बातों को लाओ, अपनी बातों को रखो वहाँ। अब इन केसेस में क्या हुआ, ये दोनों तो दे बोथ आर डाइड, अतुल सुभाष एंड पुनीत। पुराना। तो इनकी बातें सामने नहीं आई ना, वो तो बस जस्ट वीडियो, अतुल की एक वीडियो और इसकी एक सुभाष के, पुनीत की एक वीडियो आ गई। बट Yes. इन्होंने अपनी पूरी बात तो आगे नहीं रखी ना, कि हाँ ये क्या चाहते थे, क्या चाहिए था। अब हम्म, सारी चीजें धीरे 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 खुल के आ रही है या जो भी। तो यही चीज होता है कि पहले आप बोलो, स्पीकअप, आप अपनी बातों को बताओ, रखो। उसके बाद अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर देन वी गो लीगल, उसमें कंप्लेन करो, लीगल इस चीजों में आओ। तो इन लोगों के साथ क्या हुआ, बाद में सारी चीजें हुई ना, कि जो भी केस मुकदमे जो भी हुए बाद में हुए। पहले तो अतुल सुभाष ने कुछ भी नहीं किया, सारी चीजें बाद में हुई। तो इसीलिए ये चीज पहले होता है कि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम जो भी है, उस चीजों को पहले आपस में क्लियर करने की कोशिश करो। अगर वो चीज नहीं हो रही है और डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, आपके ऊपर टॉर्चर, थ्रेटनिंग, सारी चीजें एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, थ्रू हस्बैंड, थ्रू इन लॉज, सबके द्वारा लगाया जा रहा है, तो फिर आप इसको कर, उस कंप्लेंट फाइल करो, और फिर उसके बाद केस, सारी चीजें क्लियर होती हैं उससे फिर। Ma'am, but if we are talking about the case कि if, for example, कि if somebody is attacking me, abuse हो रहा है domestic violence में, और हम्म। मुझे रिलीफ चाहिए कि भाई मुझे जल्द से जल्द सेपरेट होना है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं केस फाइल करती हूँ तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। फर्स्ट फॉल की 18 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाएगा, 6 मंथ का, उसके बाद एक मीडिएशन ट्रायल होगी। इफ इट इज नॉट और पॉसिबल देन कोर्ट विल कंसिडर कि करना है कि नहीं करना है। तो डोंट यू थिंक कि इट इज कि बहुत लॉन्ग ट्रायल से हम ये है कि प्री मैपिटल एग्रीमेंट जो कि अभी हमारे यहाँ बैन है इंडिया हम्म, में, इट इज नॉट अलाउड, इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हम मतलब इन सबसे बेटर है कि एक तो एलिमनी का भी डिसाइड हो जाता है, क्योंकि आई थिंक इन डोमेस्टिक वायलेंस द मेन रीजन, if my हम्म, husband is asking me कि भाई, the only husband has a fear of alimony कि true. how much they alimony they have to pay if there's a breakage in the relationship. So if don't you think that prenuptial agreement एक source बन के आएगा to reduce such kind of cases, और ये जो burden है men पे कि that to pay the alimony or to suffer such kind, because what I have seen the Atul Kumar Subhash case, हम्म, he is frustrated because of the alimony he has to pay regularly. हम्म। Or we have seen social media the clips of the court proceedings where the women are asking for more money for alimony, or that's when husband is saying कि यार कहाँ से लाके दे. So what's your point of view on this? हाँ नहीं, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रीनिपिटल एग्रीमेंट, ये क्या होता है, पहले तो लोगों को, आई ये नहीं थिंक, पता है. मुझे लगता है मोस्टली लोगों को ये नहीं पता है नहीं कि पता व्हाट है. इज एक्चुअली इट्स अ प्री, हेलो, Yes, ma'am. Ma'am, you are audible. या प्रीनिपिटल एग्रीमेंट, ऑल्सो नोन एज प्री, आई एम ऑडिबल। Yes, yes, ma'am, you are audible. तो ये क्या होता है एक्चुअली, प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट, हम इसे इज ऑल्सो नोन एज, हेलो, Yes, yes, ma'am, you are audible, ma'am. प्री मैरिटल एग्रीमेंट, इसे हम प्री Yes, yes. मैरिटल एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिफोर Hmm. मैरिज। प्री मैरिटल Yes. मतलब उसके शादी के पहले, और इट्स वैलिड इन मुस्लिम लॉ, इट्स वैलिड इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में क्या होता है, उनकी जो शादी निकाह जो होती है उसके पहले इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाती है। Hmm. बट इन आर हिंदू लॉ इट्स नॉट वैलिड, Yes. और अदर कंट्री में वैलिड है।
बट Yes. इन इंडिया ये वैलिड नहीं है। तो क्या है ये? इट्स अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट दैट अ कपल साइन बिफोर मैरिज। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो कपल होते हैं वो शादी के पहले इसको साइन कर लेते हैं कि इट्स आउटलाइन हाउ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, जो इनकी एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है एंड लाइबिलिटी विल बी डिवाइडेड इफ द कपल डाइवोर्स और देयर मैरिज एंड्स। तो जब इनकी मैरिज एंड होगी और जब इनका डाइवोर्स इन फ्यूचर ना, कि अगर इनका डाइवोर्स होता है, सारे मैरिज एंड होती है, तो जो भी इनकी लाइबिलिटी, इनकी प्रॉपर्टी जो भी है, हाउ दे कैन डिवाइड, वो कैसे उसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे, हाँ, ये यही चीज होती है। तो ये मुस्लिम लॉ में है, मुस्लिम लॉ में ये वैलिड है। ये शादी के पहले ही, जो उनकी निकाह के पहले ये सारी एक एग्रीमेंट बन जाती है कि अगर इनकी वो होती है तलाक, उनमें तो 3 तलाक और ये सब तो खैर अब बंद हो गए। तो अगर ये होता है तो ये सारी चीजें वैलिड होती है, बट इन हिंदू लॉ ये वैलिड नहीं है। Yes. और ये एग्रीमेंट क्या है, ऑल्सो नोन एज, वही वो शादी के पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, इसे लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, द कपल्स इंटर इनटू द बिफोर गेटिंग मैरिज, मैरिज के पहले, इसीलिए इसे प्री मैरिटल एग्रीमेंट बोला जाता है। ये शादी के पहले एक एग्रीमेंट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हाँ, जैसे आपने बोला कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ ये है नहीं, वैलिड नहीं है। तो अब अगर हमारा ये एग्रीमेंट बना होता, तो अगर जैसे हमारी डाइवोर्स हो रही है, डाइवोर्स की बातें चल रही है, तो फिर हमारे ये एग्रीमेंट, हम बस वहां पे एग्रीमेंट दिखाओ कि हमारे बीच ये एग्रीमेंट हो रखी है, तो Yes. ज्यादा टाइम लगना नहीं है, वो बस जो भी डिसीजन है, कोर्ट का ऑर्डर, जजमेंट तुरंत आ जाता। बट ये हमारे इंडिया में ये चीज वैलिड नहीं है, जिस वजह से ये इसको मानते नहीं है। और सोशल एग्रीमेंट आर ऑल्सो इन्फोर्सेबल इन इंडिया। जो ये हमारा ये सोशल एग्रीमेंट होता है, एनी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, जैसे सोशल, फिजिकल तो नहीं होते एग्रीमेंट, सारे रिटर्न सोशल जो भी होते हैं, तो क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। जो जो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ग्रूम ब्राइड साइड से जितने भी पार्टीज होते हैं इन्वॉल्व, वो सारे जितने लोग होते हैं उनकी, इन फैमिली, नॉट रिलेटिव्स और गेस्ट अदर पर्सन, तो जो भी पार्टीज हो गई ब्राइड और ग्रूम साइड से, उनके पेरेंट्स, और वो एग्रीमेंट साइन हो जाती है। एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर आर नॉट इन्फोर्सेबल एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वो हमारे इंडिया में तो है ही नहीं, तो इसको हम फॉलो नहीं करते। बट इसमें क्या है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव हेल्ड द, इसमें क्या किया है ना, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उन्होंने ये एक समझौता दिया है कि ये एक कानूनी विवाह है, ये एक सामाजिक विवाह है। ये हम मानते क्यों नहीं है, ये हमारे इंडिया में वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ही एक जजमेंट है हमारा आया हुआ, कि ये कोई मतलब इट वाज अ पब्लिक पॉलिसी, ये एक पब्लिक पॉलिसी है। ये जो ये शादी होता है, हम एक शादी के बंधन में बनते हैं, तो ये एक पब्लिक पॉलिसी है। तो इसको पहले से हम ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉलो ही नहीं करते। दैट्स वाई क्या होता है, अब शादी के बाद जितने भी ये डीवी हो गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें लंबा टाइम इसी वजह से लगता है। अगर ये हमारा एग्रीमेंट पहले से बना होता, तो फिर इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सारी चीजें वो एग्रीमेंट में क्लियर होती हैं। जो भी लाइबिलिटी, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी आपके पास है, वो सारी चीजें पॉइंट वाइज A to Z चीजें मेंशन होती हैं, कि अगर हमारी शादी, मैरिज एंड होती है या आफ्टर डाइवोर्स, तो उसमें टाइम नहीं लगता। बट हमारे मैम वो आई थिंक इट इज अ ग्रेट, अगर हम इसको वैलिड करते हैं अब दिस टाइम, तो ये ये एक मेन के लिए बहुत मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये मतलब एक अपलिफ्टमेंट होगा, अफर्मेटिव एक्शन होगा उनके लिए इस चीज में। मेन और वुमेन दोनों के लिए। और ये जो टाइम टेकन है, जो इतना टाइम लेता है कोर्ट में, पता ही होगा कितना कितना सालों साल लग जाता है एक केस को। अगर म्यूचुअल डाइवोर्स है, म्यूचुअल डाइवोर्स में दोनों की रजामंदी से जो तलाक होते हैं, उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो तो चलो दोनों रेडी हैं, दोनों एग्री हैं, तो वो एक पिटिशन बन गई, फिर वो फाइल हो गया, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन, आफ्टर दैट बोथ आर फ्री। बट जो नॉर्मल डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो होते हैं, इसमें तो
बहुत बहुत टाइम भी लग जाते हैं। Exactly. So if the man is not, मतलब उसने अगर कुछ किया नहीं है, but still they has to face a long proceedings, लॉन्ग or प्रोसीडिंग। afterwards he has to pay the alimony also. So one advocate told me कि है ना एक ऐसा केस आया था कि uh, आपको alimony पे करनी है, and that person बोला कि मैं जेल चला जाऊंगा but I'll not pay the alimony. दूंगा, हाँ। बोला आप कितनी बार जेल भेजोगे, I'll go to the jail but I'll not pay the alimony to the woman, to his wife ये। तो ये एक आई थिंक ये एक एलिमनी एक इतना बड़ा टॉपिक है, हम इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये एक बड़ा टॉपिक नहीं, बट आजकल ये एक मेन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बहुत और सारे, बहुत। तो ये सारी चीजें इसी वजह से ये एग्रीमेंट मुझे भी लगता है कि वैलिड होना चाहिए इंडिया में भी, और अदर कंट्री में सब जगह वैलिड है। इनफैक्ट मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम लॉ है उसमें भी वैलिड है। उसमें छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जिनकी भी शादियां होती हैं सब जगह ये होता है। कब शादी के पहले उनका वो एग्रीमेंट बन के दोनों की साइन हो जाती है, पेरेंट्स की साइन हो जाती है, और फिर उसके बाद उनका निकाह होता है। बट अभी तक हमारा कुछ ऐसा लॉ नहीं आया है। ये हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी तक इसको मतलब इन्फोर्स ही नहीं किया। दैट्स वाई कि हम लोग इसको फेस कर रहे हैं, जो मेन मोस्टली मेंस और वुमेन्स बोथ आर सेम। तो जो भी फेस कर रहे हैं वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड भी लग रहा है और काफ़ी टाइम इसमें लग रहा है। मैम इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग in regard to awareness, because our main aim of Viram is to give the extreme awareness to the society that whatever we सबसे can do. पहले कि व्हाट आर द वे ऑफ हैंडलिंग डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। हाँ, इसको yes. कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर सारे लोग ये जान जाए, इसको फॉलो करने लगे, तो फिर जो ये चीजें हो रही हैं हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो भी हो रही हैं, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एजुकेट ऑल पीपल, चाहे वो मेन हो वेमेन हो, एवरीथिंग, है ना। Hmm. और बिलीव देम, पहले तो उनको एजुकेट करो। आफ्टर Hmm. दैट बिलीव देम, आपस में एक दूसरे पे विश्वास करो, हस्बैंड वाइफ और लिव इन पार्टनर्स जो भी है। तो बिलीव देम, एक दूसरे पे विश्वास करो। लिसन टू देम विदाउट जजमेंट, है ना। लिसन, पहले उसको सुनो। बिना सुने कितनी कितने केसेस में होता है ना, पहले हम अपनी जजमेंट दे दिया, सामने वाले की बात नहीं सुने। अब मैं घूम फिर के सारा एग्जाम्पल अभी जो सामने फेस, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट जो अभी अतुल और पुनीत का केस जो अभी रिसेंटली चल रहा है, अभी चारों तरफ न्यूज में मीडिया में यही हाईलाइट हो रही है। तो यही अभी हमारे सामने भी बस यही आ रहा है। तो लिसन देम, पहले उनको सुनो। अब उनकी वाइफ का क्या हुआ, उन्होंने क्या उनको जजमेंट दे दिया, आपस में ही उनकी क्या आपस में बातें हुई थी, जो भी हुई। तो पहले उसकी बात को सुनो, समझो, उसके बाद अपनी जजमेंट देनी चाहिए। ऑफर सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट करो, है ना। हस्बैंड वाइफ है, अब हम कैसे रोक सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, क्या है, बात कैसे स्टार्ट होती है। अब छोटी छोटी बातों से ही बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऑफर सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट, एक दूसरे का सपोर्ट करो, एक दूसरे को इनकरेज करो। लेडीज़ हैं तो जेंट्स को, जेंट्स है मोस्टली तो लेडीज़ सफ़र करती हैं, तो जेंट्स जो हैं वो लेडीज़ को इनकरेज करो, उनको आगे बढ़ने में प्रेरित करो। तो ये चीज़ है। हेल्प देम डेवलप अ सेफ्टी प्लान, एक दूसरे की हेल्प करो कि कोई भी प्लान, जैसे हम आपस में कोई भी प्लान बनाते हैं, एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ लिव इन पार्टनर जो भी है, तो अगर इनकी कुछ प्लान भी होती है, इन फ्यूचर प्लानिंग जो भी होती है, तो उसमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उसको कैसे डेवलप करें, उसको कैसे आगे प्रोसीड करें, इसमें एक दूसरे की हेल्प करो। तो इन सब, अगर ये सारी चीज़ें सारे लोग इसको फॉलो करने लगे, सबसे पहले तो बिलीव करो एक दूसरे पे। अब हम एलिगेशन लगाते रहेंगे, शक करते रहें, लाइक कि अब हस्बैंड है वाइफ पे शक कर रहा है कि अब जैसे मैं ही हूँ कोर्ट जा रही हूँ, या कोई भी है कॉर्पोरेट जॉब में कहीं भी जा रहे हैं, तो अब उस पे वो नहीं करना है, उस पे बिलीव करना है कि हाँ वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो मेन हो या वीमेन। हाँ, उस पे तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिसकी वजह से जो ये डोमेस्टिक वायलेंस, क्रुएल्टी, सारी चीज़ें जो ये आपस में धीरे धीरे फिर डिसॉल्व होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। फिर ऑटोमेटिक केसेस भी कम हो जाएंगे अगर लोग अवेयर हो जाएं,
अबाउट दिस सारी चीजें कि हाँ एक दूसरे को समझने लगे। बट बहुत सिचुएशन कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो इससे बहुत ऊपर चले जाते हैं, Exactly. Yes. दिस अतुल एंड पुनीत। तो अब उन चीजों को तो वही है, इसीलिए हमें स्टार्टिंग से कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीजों को ऐसी सिचुएशन ही ना आए पहले कि उस हद तक कोई जाए। Exactly. तो स्टार्टिंग जैसे बात तो छोटी बात से स्टार्ट हुई होगी ना, ऐसा तो नहीं Hmm. कि एकदम से कोई सुसाइड कर लिया बंदा, है ना। Yes. पहले तो कोई छोटी बात, फर्स्ट डे कोई छोटी पॉइंट से लड़ाई हुई होगी, फिर सेकेंड डे बात, Hmm. थर्ड डे, ऐसे करके वो बढ़ती है बातें। तो स्टार्टिंग से मतलब लोगों को मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर आप ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करते हो, मैन वुमेन दोनों के लिए हैं ये चीजें, कि एक दूसरे पे विश्वास रखो, हेल्प करो, सपोर्ट करो, इनकरेज करो, ये सारी चीजें, तो इससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। Thank you so much, ma'am, for your insightful session, your thoughts. I hope that these information will definitely give the awareness to the society. Thank you for coming and accepting our invitation from Viram Foundation. थैंक्स टू यू आरजू, एंड नाइस मीटिंग विथ यू। Ma'am, always, uh, it is the starting for uh, our meeting. It will continue. ऑलवेज। Okay. Thank you so much, ma'am. ओके, थैंक यू।